सो गाइज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट। इसके अंदर आपको मैं सिखाऊंगा कि सप्लाई डिमांड क्रिएट कैसे होती है, कौन सी सप्लाई डिमांड स्ट्रॉन्ग है, कौन सी वीक है, कैसे इस पे आपको ट्रेड करना है और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्या ऐसी मिस्टेक है जो आप लोग करते हो जिसकी वजह से सप्लाई डिमांड जोन आप गलत मार्क करते हो या फिर आप गलत तरीके से ट्रेड करते हो। अब जो सप्लाई एंड डिमांड जोन है या सप्लाई डिमांड, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट का विन रेट सबसे हाईएस्ट है ट्रेडिंग के अंदर। मतलब इससे ज़्यादा विन रेट आपको नहीं मिलने वाला है, इसके अंदर हाईएस्ट विन रेट है। इसका रीज़न है कि जो सप्लाई डिमांड कॉन्सेप्ट है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स काम करता है। कोई भी बिजनेस आप देख लो, कुछ भी देख लो, हर जगह सप्लाई है या फिर डिमांड है तभी सब कुछ चल रहा है। फियर एंड ग्रीड सप्लाई डिमांड पे चलता है, बड़े बड़े बिजनेसेस सप्लाई डिमांड पे चलते हैं, हॉस्पिटल्स सप्लाई एंड डिमांड पे चलते हैं, स्कूल सप्लाई डिमांड पे चलते हैं, सब कुछ सप्लाई एंड डिमांड पे चलता है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं सिर्फ एसएमसी आईसीटी सीखूंगा या फिर इलेड वेव थ्योरी सीख लूँगा, मैं प्राइस एक्शन सीख लूँगा, लेकिन आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, ये जो मेन कॉन्सेप्ट है, कैंडल साइकोलॉजी, इनको नहीं सीखोगे तो वो हैवी हैवी कॉन्सेप्ट सीख के कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितना भी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सीख लो, लेकिन ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है ना, आपका सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल साइकोलॉजी, सप्लाई एंड डिमांड और लिक्विडिटी, अगर आपको ये समझ नहीं आती ना तो आपका प्रॉफिटेबल हो पाना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म तक एक्सपीरियंस नहीं बना पाओगे। एक्सपीरियंस कब बनता है? जब हम चार्ट पे ये तीन चार चीज़ों को बार बार देखते रहते हैं तो हमें वो सब कुछ याद होते रहता है, हमें वो चीज़ें समझ आने लग जाती है और एक एक्सपीरियंस बिल्डअप होता है। लेकिन जब आप ये चार पांच चीज़ें नहीं देखते हो और बाकी कॉन्सेप्ट की ओर जाते हो तो आप कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ट्रेड करते हो, आप वही चीज़ें देखने लग जाते हो जो उसमें आपको सिखाया गया है और खुद का आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप नहीं होता है उसमें। तो आपको सप्लाई डिमांड को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आपको सप्लाई डिमांड समझ नहीं आता है तब तक आप आगे मत बढ़ो कभी भी। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सप्लाई एंड डिमांड, और ये मास्टर क्लास है, अच्छा वीडियो है, बड़ा वीडियो होगा काफ़ी ज़्यादा आपके लिए। और इसके बाद आपको कहीं भी सप्लाई डिमांड का कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा, स्ट्रैटेजी भी शेयर करूँगा और ये भी बताऊँगा कि कैसे सब कुछ ट्रेड करना है, कैसे आपको रिस्क मैनेज करना है। इस एक सिंगल वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें कवर होने वाली है। बहुत एडवांस वीडियो है और सप्लाई डिमांड बेसिक से समझेंगे, क्रिएट कैसी होती है, उसके बाद एंड तक हम सारी चीज़ें इसके अंदर समझने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि आपको ऐसे वीडियोस का पता रहे कि मैं कब पोस्ट करता हूँ या क्या अपडेट हमारी कम्युनिटी में आते रहते हैं, वो सारी चीज़ आपको आइडिया रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि सप्लाई डिमांड क्रिएट कैसे होती है। सो वैसे तो सप्लाई डिमांड क्रिएट होने के मल्टीपल रीजंस होते हैं, बट दो ऐसे रीज़न हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सप्लाई डिमांड के क्रिएशन के लिए, जिसमें से सबसे पहला है ऑर्डर का इम्बैलेंस और सेकंड है एग्रेसिव बायर्स या फिर एग्रेसिव सेलर्स। अभी ये इसका मतलब क्या है? ऑर्डर इम्बैलेंस को समझते हैं पहले। क्या होता है? जब भी फॉर एग्जांपल कि 100 सेलर्स है जो विल कर रहे हैं यूरो एसडी पे सेल करने के लिए, सपोज 100 सेलर यूरो एसडी पे सेल करना चाहते हैं, लेकिन अचानक से इंस्टीट्यूशन वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करता है 5000 लॉट्स का। अब ये जो ऑर्डर है ये बाय ऑर्डर्स है। अब सपोज सेलर यहाँ पे सेल जाना चाहते थे, कितने सेलर? 100 सेलर्स। और कितना ही साइज होगा उनका 100 सेलर्स का? मुश्किल से 10 लॉट, 15 लॉट, इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे 5000 लॉट का किसी ने बाय ऑर्डर लगा दिया। अभी जिसने बाय ऑर्डर लगाया ये इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन का मतलब कोई कोई भी बड़ी ऐसी पार्टी जैसे कि हेज फंड हो गया, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग वाले, कुछ भी ये सब हो गया। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे बाय ऑर्डर्स लगा दिए। तो होगा क्या? मार्केट पहले जब सेलिंग जा रहा था तो इस तरीके से जा रहा था, और जैसे ही 5000 लॉट का ऑर्डर लगेगा मार्केट इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मूव दे देगा। अब ये जो मूव आता है ना, इस मूव में क्या होता है कि जो सेलर्स होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते बाइंग का प्रेशर, यानी बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल ही पुल बैक्स तक भी देखने को नहीं मिलेगा आपको, आपको डायरेक्ट प्राइस शूट होते हुए दिखेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? यहाँ पे ऑर्डर्स चाहे प्रेजेंट हो चाहे ना हो या कुछ भी हो, स्टॉप लॉसेस हो, भाई सब हिट होते हुए बिल्कुल मार्केट ऊपर निकलेगा और एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा सेलर्स का। मतलब यहाँ पे ऑर्डर्स का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। बैलेंस्ड ऑर्डर होते हैं इस तरीके से, जब मार्केट जाता है थोड़ी बाइंग आई थोड़ी सेलिंग आई, लेकिन जब एक डायरेक्शन में मार्केट भाग जाता है तो वहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट होता है। जो वो इम्बैलेंस होता है ना,
वो जिस डायरेक्शन में होता है वहीं पे सप्लाई या फिर डिमांड क्रिएट होती है। सपोज यहाँ पे इस तरीके से मार्केट डाउन साइड आ रहा था, फिर इस तरीके से स्ट्रॉन्ग अप साइड का मूव आया। इस केस में क्या हुआ, एक डिमांड क्रिएट होगी यहाँ पे। भाई डिमांड रहेगी रहेगी क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग अप साइड भागा है, तो ये नीचे एक डिमांड क्रिएट होगी। तो मार्केट को इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए यानी यहाँ पे सेल ऑर्डर्स वो जो भी है उनको टच करते करते मार्केट को यहाँ पे आना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बायर्स फिर से ऊपर जाएंगे, लेकिन जो सेल ऑर्डर्स है उनका लगना ज़रूरी है, तभी ये डिमांड पूरी होगी। क्योंकि इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, यहाँ सिर्फ बाय ऑर्डर्स ही लगे हैं, सेल ऑर्डर्स लगे ही नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप समझो तो एक इम्बैलेंस रीजन होता है जो एक अच्छा सप्लाई या डिमांड बनाता है। सेम चीज़ अगर इस तरीके से मार्केट जा रहा होता और ऐसा फॉल आ जाता, तो उसमें भी मार्केट क्या करता है, यहाँ पे सप्लाई क्रिएट रहती। मार्केट को उसको फुलफिल करने के लिए इस इम्बैलेंस को, जो यहाँ पूरा मार्केट जो फॉल हुआ है, इस पूरा एरिया को इम्बैलेंस कहते हैं। मार्केट इसको छू के ऊपर ज़रूर आता, और जब ऊपर आता तो चांसेस थे कि मार्केट यहाँ पे अपने सप्लाई से कोई ना कोई मूव आपको दिखाता। तो एक तो पहला रीज़न है ऑर्डर का इम्बैलेंस। अभी जो ऑर्डर इम्बैलेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखोगे मार्केट में ऑर्डर इम्बैलेंस हर जगह आपको दिखाई देगा, खासकर फॉरेक्स मार्केट में ज़्यादा दिखेगा, क्रिप्टो में थोड़ा सा कम दिखेगा, और स्टॉक मार्केट में आपको और भी स्लाइटली कम देखने को मिलेगा। अब ऑर्डर इम्बैलेंस जो चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी भी है, और इसके बिना भी मार्केट में आप काम कर सकते हो। मतलब ये ज़रूरी भी है और इसके बिना भी आप काम कर सकते हो। इसका रीज़न बताता हूँ मैं क्या है, मेरे कहने का मतलब। ज़रूरी इसलिए है कि अगर ऑर्डर इम्बैलेंसेस मार्केट में हो ही ना, देखो स्टॉक में भी होता है, कम होता है लेकिन होता ज़रूर है। अगर ऑर्डर इम्बैलेंस मार्केट में हो ही ना, तो एक साइड का प्रेशर हमें शो ही नहीं होगा। एक साइड का जब प्रेशर ही शो नहीं होता, तो मार्केट में आपको कभी भी ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा, मार्केट साइडवेज जाएगा। सपोज यहाँ पे हम कहते हैं कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है ऐसे ऐसे करके, अगर आपको एक ऑर्डर इम्बैलेंस नहीं दिखेगा तो आप कैसे कह सकते हैं कि अब ट्रेंड चालू होगा। जब ये ऑर्डर इम्बैलेंस आएगा, यही कहीं ना कहीं लोग कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, इसी के बाद मार्केट एक ट्रेंड बनाना शुरू करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है। और ये क्यों ऐसा है कि ज़रूरी भी नहीं है, वो ज़रूरी भी इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को ट्रेड करो, कि आप ऑर्डर इम्बैलेंस को ट्रेड करो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऑर्डर इम्बैलेंस ट्रेड करो। क्योंकि ऑर्डर इम्बैलेंस ट्रेड करना रिस्की होता है, कभी न्यूज़ की वजह से भी आ जाता है इम्बैलेंस। तो रिस्की होता है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत हाई लिक्विडिटी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस हो रहे होते हैं। इसके साथ साथ या फिर हाई वॉलेटिलिटी, मार्केट इतना वॉलेटाइल होगा कि आपका एसएल हिट होगा, उसके बाद मार्केट किसी डायरेक्शन में जाने वाला है। इसीलिए जो ऑर्डर इम्बैलेंस है ये इंपॉर्टेंट भी है, इससे मार्केट चलता भी है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं कि आप इसी को ट्रेड करो। सेकंड चीज, एग्रेसिव बायर्स एंड एग्रेसिव सेलर्स, ये क्रिएट करते हैं स्ट्रॉन्ग सप्लाई डिमांड जोन्स। ध्यान से सुनना मेरी बात को। सेलर कहता है कि मैं सेल करूंगा सिर्फ अगर बाय करेगा कोई। यानी आप दुकान जाते हो, फॉर एग्जांपल के लिए आप शॉप में जाते हो और आपको एक वॉच खरीदनी है, तो आप वॉच अगर खरीदोगे तो वॉच का प्राइस सपोज 10,000 है, 15,000 है, 1 लाख है, जो भी है। अब वॉच खरीदना चाहते हो और सामने आप देखते हो कि जिससे आपको वॉच खरीदनी है वो वहाँ पे है ही नहीं, तो आप खरीदोगे कैसे? आप खरीद ही नहीं सकते। तो जब आप वॉच खरीदने गए, फ़ोन खरीदने गए, लेकिन कोई सामने बेचने को खड़ा ही नहीं है, कोई सेल करना ही नहीं चाहता या फिर वहाँ पे है ही नहीं, तो कैसे करोगे? पॉसिबल नहीं है। तो एक कैटेगरी है जिसमें बंदा कहता है कि मैं तभी खरीदूंगा जब सामने कोई होगा बेचने वाला। तो सपोज सेलर कहता है कि मैं तभी बाय करूंगा अगर कोई, अभी तभी सेल करूंगा अगर कोई बाय करेगा। एक है बायर, फिर उसी टाइम पे बायर है एक, सपोज वो बायर कहता है कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कि प्राइस क्या है, मैं तो बाय करूंगा। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई सेल करने वाले ऑर्डर्स लगे हैं या फिर नहीं लगे हैं, मैं तो बाय करने को तैयार हूँ। मतलब आप शॉप में गए, आपको फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे कोई सेल करना चाहता है नहीं करना चाहता है, मैं उठाऊंगा, मैं लेके चले जाऊंगा पैसे छोड़ के या जो भी, मेरे को बस चाहिए। एग्रेसिवनेस है ये, मेरे को चाहिए तो चाहिए, अभी चाहिए बस। तो ये दोनों सिचुएशन है ना, इसमें जब भी एग्रेसिव वाला जो केस होगा ना, वहाँ पे आपको मूव मूव देखने को मिलेगा, स्पाइक देखने को मिलेगा। वो कहता है कि भाई ऑर्डर प्रेजेंट हो चाहे ना हो, मैं तो भाई ट्रेड लगा दूंगा। वहाँ पे भी क्या होगा, फिर इम्बैलेंस क्रिएट होगा। ठीक है, किसी एक साइड से ज़्यादा प्रेशर लगा, दूसरी साइड सेलर थे ही नहीं, ऑर्डर्स ही नहीं थे,
तो उसमें क्या होता है ना, अगर ऑर्डर्स नहीं है, देखो ऐसा तो नहीं होगा कि इतनी बड़ी मार्केट में ऑर्डर नहीं है, लेकिन कम ऑर्डर्स होते हैं, तो धीरे धीरे मार्केट कैंडल बनाएगा, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सिंगल कैंडल में जाएगा वो, बड़ी बड़ी कैंडल्स आएगी, लेकिन कंटिन्यूअस मूव आएगा एक, ऐसे देखने को स्ट्रॉन्ग मूव, मतलब आपको ऐसी कैंडल्स देखने को मिलेगी। या आ गया, ये वाली कैंडल आ गई, फिर इसके बाद ऐसी आ गई, फिर ऐसी आ गई, ये देखने को मिलेगा आपको। ये देखने के चांस कम हो गए, ऐसे सिंगल कैंडल नहीं आएगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग मूव आएगा। तो ये जो स्ट्रॉन्ग मूव आएगा ना, ये भी इम्बैलेंस ही है। यहाँ पे कोई भी आपको विक्स हो सकता है छोटी छोटी दिखने को मिले, या हो सकता है कुछ बड़ी कैंडल्स भी देखने को मिले। तो ये कब होगा, जब कोई एक साइड का प्रेशर बहुत स्ट्रांग होगा, कहता है कि भाई मुझे फर्क ही नहीं पड़ता ऑर्डर्स हो ना हो, लेकिन मेरे को लेना ही लेना है। तो वहाँ पे भी इम्बैलेंस क्रिएट होगा, वहाँ पे भी किसी एक साइड डिमांड हैवी रहेगी, या फिर एक साइड की सप्लाई हैवी रहेगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। ये है सप्लाई और डिमांड क्रिएट होने का सबसे बेसिक लॉजिक। लॉजिक यही है। आप ध्यान से देखो यार, अगर आपका तबीयत खराब नहीं होगा, आपके हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, आपके एक्सीडेंट नहीं होंगे, आ, ये सब नहीं होने वाला है, तो हॉस्पिटल्स नहीं चलने वाले। तो दे वांट यू टू बी सिक, या फिर हॉस्पिटल वांट कि भाई आपके एक्सीडेंट हो। और ये सिंपल चीज़ है भाई, कोई कुछ भी बोले, ये बड़ा अजीब लगता है सुनने को, लेकिन हॉस्पिटल्स हमेशा चाहेगी कि आपके एक्सीडेंट्स हो, आपको चोटें लगे, आप बीमार हो जाओ, तभी उनका बिजनेस चलेगा। सप्लाई डिमांड। तो आपने अगर ये चीज़ कभी सुना होगा, ये बोलना बहुत रिस्की होता है, बट ये सच है कि मेडिसिन्स जो है वो आपको ठीक करती है, लेकिन फिर कोई और प्रॉब्लम दे देती है। आपने कब खुद भी फील किया होगा कि आप कोई मेडिसिन, कोई आपको प्रॉब्लम हुआ, कोई इशू हुआ, कोई आपको कुछ भी हो गया, आप बीमार हो गए, आपने उसकी मेडिसिन खाई, लंबे समय तक अगर वो मेडिसिन चलेगी तो आप देखोगे कि उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे, कोई और प्रॉब्लम आपको होगी, फिर आपको उसकी मेडिसिन खानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं एक सर्कल बन जाएगा कि भाई आपको वापस वहाँ जाना पड़ेगा। तो एलोपैथी हो चाहे, ये चाहते हैं कि आप बीमार हो, ये ठीक करेगी, लेकिन इन्हीं की दवाई दवाई से आपको और प्रॉब्लम होगा, फिर आप वापस जाओगे। तो ये सप्लाई क्रिएट करेंगे, यही डिमांड भी क्रिएट करेंगे। सेम स्कूल का सिस्टम है, ये फियर क्रिएट करेंगे कि अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं, उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। कॉलेज भी, कॉलेज में ऐसा होता है कि अगर आप पढ़ोगे नहीं, आप डिग्री नहीं लोगे, तो आपका लाइफ नहीं आगे जाएगा, आपको जॉब्स नहीं मिलेगी। जिन्होंने ले रखा उनको कौन सी जॉब मिल रही है? 99% लोग, आज 90% से ज़्यादा तो अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे इंडिया में। इतनी एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, क्या मेरे को लगता है काफ़ी कंट्रीज में है। 50% एम्प्लॉयमेंट तो आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरेज मिल जाएगी। इतनी एम्प्लॉयमेंट तो होगी, इंडिया में ज़्यादा है। तो जब इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कॉलेज जाने के बाद भी, तब भी लोगों को लगता है कि ज़रूरी है वहाँ पे जाना। क्यों? क्योंकि उन्होंने फियर क्रिएट किया। जैसे ही फियर क्रिएट किया, वहाँ से सप्लाई आ गई इनके पास, और इनके पास क्या थी? डिमांड थी। सिंपल चीज़ है, सप्लाई डिमांड। इनको ज़रूरत थी, वहाँ से लोग आ गए। और सच्चाई क्या है? आपको ना ही स्कूल की ज़रूरत है, ना ही कॉलेज की ज़रूरत है। देखा जाए तो आपको मनी की ज़रूरत है। मैंने कॉलेज नहीं किया, मैंने पढ़ा घर बैठ के, मैंने स्टडी करा खुद से, और मैं कह सकता हूँ काफ़ी टॉपिक्स है जिसमें मैं कोई कॉलेज ग्रेजुएट से ज़्यादा एजुकेटेड हूँ। तो मुझे डिग्री की ज़रूरत नहीं है अर्न करने के लिए। ठीक, ये सच है। ये हार्ड हार्ड ट्रूथ है, लेकिन ये सच है। तो ये सिंपल चीज़ें हर जगह ही काम करता है। यही सप्लाई एंड डिमांड है। अगर आपको सप्लाई डिमांड नहीं समझ आता है, आपको लगता है ये कॉन्सेप्ट छोटा मोटा है, तो आप कभी भी ट्रेडिंग तो नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग तो इसी के ऊपर है। जितना आप कैंडल्स कम देखो, जितना आप स्ट्रक्चर देखो, सप्लाई डिमांड देखो, उतना ज़्यादा फायदा है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें जिस तरीके से आपका सप्लाई एंड डिमांड क्रिएट होता है। अब हम समझते हैं कि सप्लाई में कौन सी सप्लाई ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सी सप्लाई ज़्यादा वीक सप्लाई है, या कौन सी डिमांड ज़्यादा स्ट्रांग है, या फिर कौन सी वीक है। चलो इसको समझते हैं। सो स्ट्रॉन्ग एंड वीक सप्लाई एंड डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझना, क्योंकि ये चीज़ है जो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। अभी जब मैं आपको बताऊंगा ये चीज़, इसमें ड्राइंग करके, मतलब या फिर डायग्राम के थ्रू, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। और जब हम चार्ट पे इस चीज़ को देखते हैं तो ये हमें उतना क्लियरली समझ नहीं आता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अभी। सबसे पहली चीज़, स्ट्रॉन्ग जोन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग जोन होता है जहाँ पे आपको एक्सप्लोसिव मूव दिखा होगा। जैसे कि यहाँ से मार्केट फॉल करता है और यहाँ तक जाता है, ये मूव एक एक्सप्लोसिव मूव होना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुल बैक्स नहीं होने चाहिए, डायरेक्ट बड़ी बड़ी कैंडल्स होनी चाहिए यहाँ पे।
तो ये होता है स्ट्रॉन्ग जोन में। लिक्विडिटी स्वीप बिफोर डिपार्चर, खाली डिपार्चर ही नहीं बट पीछे यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है। मार्केट में ये ऊपर आने से पहले भी लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है, लेकिन स्वीप का होना ज़रूरी है। अगर नहीं भी है तो भी कभी कभार ठीक है, लेकिन अगर स्वीप है तो वो और अच्छा जोन माना जाएगा। ब्रेक स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। एक हाई बनाया, एक लो बनाया, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद फॉल कर गया मार्केट। तो अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है तो ये जो जोन हम मार्क करेंगे ये स्ट्रॉन्ग जोन नहीं माना जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का होना काफ़ी ज़रूरी है। लीव्स इम्बैलेंस, यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट फॉल करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्केट फॉल करेगा, बीच में इम्बैलेंस का होना ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको सिखाया था ऑर्डर इम्बैलेंस, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तो वो इम्बैलेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग, एग्रेसिव सेलिंग हुई होगी। सेम इसका अपोजिट होगा, अगर बाइंग केस हम देखेंगे तो वहाँ पे एग्रेसिव बाइंग देखने को मिली होगी। और फ्रेश जोन, फ्रेश जोन होना चाहिए। फ्रेश जोन क्या होता है? दो काइंड ऑफ जोन होते हैं, टू काइंड ऑफ जोन होते हैं। एक होता है फ्रेश जोन, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज टेस्टेड जोन। द फ्रेश जोन इज स्ट्रॉन्गेस्ट वन। और जो यहाँ पे आपका दूसरा जोन होता है टेस्टेड होता है, उसमें कुछ क्राइटेरिया है काम करने के, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे एक अच्छा विन रेट मिलेगा। वरना जो टेस्टेड जोन होता है वो एक वीक जोन होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। वीक जोन में क्या देखने को मिलता है? स्लो मूवमेंट, यानी यहाँ पे आपको हो सकता है मल्टीपल ऐसे ऐसे कैंडल्स देखने को मिल जाए, तो ये चीज़ थोड़ी सी वीक होती है। आपको डायरेक्ट फॉल्स देखने को मिलने चाहिए, कंटिन्यूस कैंडल्स आनी चाहिए, बीच में रिवर्सल कैंडल कम होनी चाहिए, तो वो चीज़ देखने को मिलेगी, तो वो एक वीक जोन होगा। मैनी रिटेस्ट, कहीं पे भी कुछ स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। अब देखो रिटेस्ट का मतलब क्या होता है? ये ऐसे हाई बनाया, लो बनाया, ऐसा माइनर टाइम फ्रेम, माइनर स्ट्रक्चर में हाइज एंड लोज बन रहे, तो ये टूटेगा, यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, रिटेस्ट हुआ, टूटेगा, ये रिटेस्ट हुआ। ये चीज़ जो होती है ना, ये वीक बना देता है जोन को, तो ये रिटेस्ट हमें देखने को नहीं मिलने चाहिए। अगर मिलते हैं तो ये जो ऊपर वाला ये जो जोन हमने मार्क किया है, ये फिर कैटेगरी आती है वीक जोन में। नो डिस्प्लेसमेंट, जब भी कोई लेवल ब्रेक हो रहा है, चाहे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, फिर डाउन साइड में चौच हो रहा है, दोनों ही साइड आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है। अब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, चलो पहले ये समझ लेते हैं। वैसे मैंने इस पे वीडियो बनाई है, मैं मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो में सिखा चुका हूँ, जाके आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखो, बहुत वैल्यू आपको मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है जो भी मैं बनाता हूँ, मैं आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ें बना रहा हूँ जो आपको मतलब मेरे चैनल देखने के बाद या मेरे वीडियोस देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। कोशिश करता हूँ मैं ये चीज़ करने की कि जितना मेरे से हो पाए मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करूँ, हर एक डिटेल्स प्रोवाइड करूँ। तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियोस देखनी है। बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं है, मैं ना बहुत ज़्यादा बनाता, लेकिन जो भी बनाता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्रॉफिटेबल बनने के लिए इनफ है, काफ़ी है मेरी वीडियोज़। तो आवरली होती है 1 आवर, कभी 1.5 आवर, क्योंकि मैं बहुत एग्जाम्पल्स देता हूँ, स्ट्रक्चर काफ़ी सारे दिखाता हूँ, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको शो करता हूँ, कोशिश करता हूँ कुछ मिस ना हो जाए, जिस वजह से वीडियो थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करना मेरी वीडियोस देखना, आपको सीखने को मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको अपडेट्स चाहिए उस चीज़ों के लिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कोई भी लेवल अगर ब्रेक होता है, सपोज ये आपका हाई था, इसको ब्रेक होना है, तो यहाँ पे ना यहाँ पे ना ये आप मार्क करते हो, जब इस तरीके से लाइन निकालते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पे कैंडल आएगी इस तरीके की। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ये जो कैंडल इसको ब्रेक कर रही है, ये इसके नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे वीक आई, उसको ब्रेक नहीं माना जाता है। लेवल के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सेकेंड चीज, व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज अ वीक डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट नीचे क्लोजिंग देता है वो तो खैर डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, लेकिन जो इसके ऊपर भी क्लोजिंग देता है, लेकिन अब ध्यान से सुनना, ये जो कैंडल यहाँ पे है, इसी कैंडल को मैं बड़ा करके दिखाता हूँ एक बार आपको इस तरीके से। आपकी डिस्प्लेसमेंट की लाइन कहाँ पे है? ये वाली है, इसके ऊपर इसको क्लोजिंग देनी है, ठीक है, ऐसे लेके चलो चलो, ये आपकी कैंडल है, इसके ऊपर क्लोजिंग देनी है डिस्प्लेसमेंट करने के लिए। तो अगर ये ऐसे क्लोज करता है, ये वीक डिस्प्लेसमेंट है, ये ऐसे क्लोज करता है, ये वीक डिस्प्लेसमेंट है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग माना जाएगा? जब इस कैंडल का ओवरऑल जो भी कैंडल है, इसका जो भी साइज है, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक ये वीक आती है, तो इस कैंडल का जो ओवरऑल साइज होगा आपका, इसका जो 50% होगा
वो इस लेवल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। सपोज ये इतनी बड़ी बॉडी बन जाती है यहाँ पे, ऐसे बनती है। तो अब जब मैं इसको मेजर करूँगा, पूरा इस कैंडल को मेजर करूँगा इस तरीके से, तो मुझे देखना है कि इसका जो 50% आ रहा है क्या इस लेवल से ऊपर है कि नहीं है। अगर ये इसका 50% इस लेवल से ऐसे ऊपर है, मतलब 50% से ज़्यादा कैंडल ऊपर क्लोज होती है, उसको एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हमेशा इस बात को याद रखना। ये अगर आपने चीज़ नहीं समझी, कोई फायदा नहीं है, आपको कोई ये चीज़ नहीं बताता है। इसलिए अच्छा डिस्प्लेसमेंट काउंट होता है ये। यहाँ पे क्या है, इसका जो 50% है उसके ऊपर, उससे ज़्यादा कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी है, वो एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होता है। वहां पे आपको स्ट्रक्चर ब्रेक देखना है, वहां पे आपको देखना है चेंज ऑफ करेक्टर। ये होता है स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है, मिनिमम उतना होना चाहिए। और अगर एक दो कैंडल ऊपर निकल जाती तो वो तो अच्छा ही है, खैर ठीक है। डाउन साइड में हमें वही सेम चीज देखनी है, उसको कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। नो इम्बैलेंस, अगर यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं देखने को मिलता है, यानी जो आपको कैंडल्स दिखती है। अब इम्बैलेंस और नो इम्बैलेंस में क्या डिफरेंस है, ये मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस मार्केट ऐसे फॉल करता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट बना यहाँ पे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहाँ पे आपको इम्बैलेंस देखने को मिलता है, ठीक है, ये आपको इम्बैलेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। और जब इम्बैलेंस नहीं होता है तो आपको क्या देखने को मिलता है, ये आपकी कैंडल आती है, एक यहाँ पे रिवर्सल कैंडल आती है, फिर एक यहाँ पे कंटिन्यूशन कैंडल आती है, फिर एक यहाँ पे रिवर्सल कैंडल आती है। तो इस चीज को यहाँ पे इम्बैलेंस खत्म हो जाता है, इम्बैलेंस नहीं रहता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और क्रिएटेड इनसाइड अ रेंज, अगर एक रेंज के अंदर कहीं क्रिएट हो रहा है, कैसे, अगर एक रेंज के इनसाइड अब हो रहा है, देखो पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीक जोन है, यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद रेंज के अंदर, मतलब इससे ये है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर वाला एरिया और ये वाला, ये इसके अंदर ही बना है ये जोन, तो ये एक रेंज के अंदर है। अगर इसके ऊपर जाता, ये जो यहाँ पे रेंज बनाई थी इसने, ये रेंज ब्रेक हो चुकी थी, यहाँ पे जो रेंज बनाई थी इसने, ये ऊपर जा चुका था इसके, तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन में काउंट हो रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको ये होना ज़रूरी है। रेंज ना हो, रेंज टूट चुकी हो, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई या फिर डिमांड जोन होता है। बहुत सिंपल चीज़ है जो मैंने आपको बताई, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझना, दो तीन बार देख लेना अगर आपको ये याद हो जाए। और अब हम चार्ट पे चलेंगे इसके बाद, और हम चार्ट पे इसके एग्जांपल देखेंगे, फॉरेक्स में भी देखेंगे, कमोडिटी में भी देखेंगे, हम लोग इसको क्रिप्टो में भी देखेंगे, और स्टॉक मार्केट में भी देखने वाले। सारे एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा। कोई भी मेरा व्यूअर है, चाहे आप कोई भी मार्केट में ट्रेड करते हो, आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। वीडियो बस शुरू ही हुआ है, बीच में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आपको बहुत काम आएगी, एक माइंडसेट, एक साइकोलॉजी। तो कोशिश करना कि स्किप मत करना। और अभी तक अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दो, इतना आप लोगों को करना होता है मेरे लिए। आप एक लाइक दे देते हो, बस भाई मेरे को इतना मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। लाइक्स आ रहे वीडियो पे, और वीडियोस आप लोगों के लिए बनानी है, तो जल्दी से लाइक कर दो। और टेलीग्राम जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर दो। और चलो, ये जो मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई, इसको एक बार मार्केट में, हम लाइव मार्केट में एक बार स्ट्रक्चर में जाके समझते हैं, और उसके बाद मैं आपको कुछ और बताऊंगा। अभी बहुत कुछ बच रहा है, काफ़ी चीज़ें हैं, अगर ये वीडियो में कंप्लीट नहीं होता है तो और नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, उसमें हम कवर कर लेंगे। चलो समझते हैं ये सारी चीज़ें चार्ट पे। सो इस वाले एग्जांपल में आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूँ, जो ये है इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर इम्बैलेंस, ठीक है। तो ये पूरा एक इम्बैलेंस है। अब यहाँ ये ब्रेक होता है डाउन साइड, ये इसका एकदम इम्बैलेंस का टॉप एंड एरिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम। तो इसको अगर हम मार्क करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें पता है क्या होता है कि हमें ना एक एरिया मार्क करना है। वो एरिया कैसे निकालोगे आप, सिंपल सी चीज़ है, आप ऐसे फिबोनाची लगा दो यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक मार्केट नीचे गया है, और जितना भी 0.7 का ऊपर का एरिया है, ये पूरा का पूरा प्रीमियम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मार्केट आता है तो आपको ट्रेड करना होता है। लेकिन मैंने आपको जस्ट अभी एक चीज़ बताई कि जब तक प्रीवियस हाईज या लोज ब्रेक ना हो, जैसे कि हमारा ये ब्रेक होना चाहिए था, यहाँ पे ये ब्रेक नहीं हुआ, तो ये क्या है, ये एक वीक जोन है। अब ये बात अलग है कि मार्केट ने यहाँ से बहुत स्ट्रांग मूव दिया है, पर अगर हम सप्लाई डिमांड जोन ट्रेड कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ही ट्रेड
मतलब उस कैटेगरी में फॉल नहीं करती है। ये किसी और रीज़न पे आप अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ट्रेड मिलता था। लेकिन आप एक रिवर्स, एक अपना, देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, मैं बताता हूँ कि आप रिवर्स तरीके से ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे ये लो है, इसी लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो ये यहाँ पे मार्केट ने एक और लो बनाया, तो मार्केट यहाँ तक गया। छोटे छोटे इम्बैलेंस देखने को मिले आपको, स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस यहाँ पे बेशक देखने को नहीं मिला, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको पता है यहाँ तक मार्केट ऊपर आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि ये इम्बैलेंस है। मैंने आपको सबसे पहले तभी मैंने ये चीज़ सिखाई कि ऑर्डर इम्बैलेंस फील होते हैं, मार्केट उसको लेने आता है। हाई प्रोबेबिलिटी की मार्केट ऑर्डर इम्बैलेंस को लेने आएगा, वहाँ पे अपने ऑर्डर्स, स्टॉप लॉसेस है, वो सारी चीज़ें क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, जो ये एरिया है, लास्ट एरिया यहाँ पे अराउंड अराउंड यहाँ इतना मान के चलो, इस पे जैसे ही मार्केट दोबारा आता है, यहाँ पे आप एक और ट्रेड प्लेस कर सकते थे, स्टॉप लॉसेस के नीचे लगा सकते थे, टारगेट यहाँ तक आप रख सकते थे अपना, और यहाँ पे आपका एक ट्रेड बनता था इस तरीके से। टच पे ट्रेड लेते हैं, इस पे आपको कंफर्मेशन पे नहीं लेना ट्रेड कभी भी, आपको यहाँ पे टच होते ही मार्केट पे ट्रेड लेना है, अगर आप सप्लाई डिमांड में ट्रेड करते हैं तो ये इस तरीके से ऐसे स्टॉप लॉस बनना था, और ये हमारा टारगेट था 1:3 समथिंग, 1:4 के आसपास का आपको यहाँ पे टारगेट मिल रहा है। तो एक ये तरीका है। अब ऐसा क्यों मैंने आपको बताया रिवर्स करके, मतलब ऐसे ट्रेड करने है, क्योंकि देखा जाए तो मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो ये बनता नहीं करने का। लेकिन आपको ना पहले ये समझना है कि चार्ट कितना मेजर टाइम फ्रेम पे है या फिर माइनर पे है। अभी हम आवरली पे देख रहे हैं, आवरली पे जो स्ट्रक्चर है बहुत मेजर है, तो मेजर स्ट्रक्चर भी एक हो रहा है, आपको यहाँ बॉटम देखने को मिलता है, यहाँ तक मार्केट आता है। मेजर स्ट्रक्चर के हिसाब से तो अभी मार्केट को नीचे जाना है। इसी के अंदर सेमी मेजर या फिर माइनर अगर हम देखेंगे तो उसके हिसाब से मार्केट अभी थोड़ा बहुत मूव तो देगा, थोड़े बहुत पुल बैक तो देगा। इतना ये सिंपल है। यहाँ पे ना कई बार अपना खुद का लॉजिक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट अगर इतना ही ईजी होता कि जैसे कोई भी आपको सिखाता है, स्ट्रक्चर बता देता है, आप वही चीज़ फॉलो करोगे और आपको समझ आ जाएगा, तो शायद आज हर आदमी एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर होता, जो कि नहीं है। 99% ऑफ द ट्रेडर्स आर फेसिंग लॉसेस, और वो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ही नहीं है उनके। सो द थिंग इज़ कि आपको एक एक्सपीरियंस बिल्डअप करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, लो ब्रेक होता है, रेंज के नीचे डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, और यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। इतना जो एरिया हम लेके चल सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, एक डिमांड जोन के अंदर लाई करेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट गया है, इसने क्या करा, नीचे से ही ब्रेक किया, ऊपर से ही ब्रेक किया, ये जो रेंज है दोनों साइड से ब्रेक हो चुकी है, तो हमारे पास एक अच्छा डिमांड जोन है। इस पे आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि यहाँ पे हम किस लॉजिक से ट्रेड करें, तो आप ये जो माइनर स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये जो फॉल ऑफ कैंडल्स, ये पूरा एरिया को आप डिमांड में मार्क कर सकते हैं। ये किया जा सकता है क्योंकि हमेशा मार्केट हो, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, वो सारी चीज़ों को फॉलो भी नहीं करता है। आपको ये बहुत जल्दी समझ जाना चाहिए। अगर हम इस तरीके से मार्क करते हैं तो भी हम इजीली 7 के नीचे वाले एरिया के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं अंधाधुंध नहीं दिखा रहा हूँ, मैं मेरे को फिबोनाची मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे को अब देख के भी अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट वहाँ तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। सेम चीज़ मैं आपको जैसे वहाँ बताया, तो यहाँ पे भी क्या आप रिवर्स में काम कर सकते थे? बिल्कुल भी रिवर्स में काम नहीं करना है आपको यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर है, मेजर हो चाहे माइनर हो, हमें बहुत क्लियरली दिखता है कि मार्केट नीचे जा रहा है। यहाँ पे जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता, हमें नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा भी कि नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप सेल साइड या फिर बाय साइड में भी ट्रेड कुछ भी प्लेस नहीं करोगे, स्ट्रक्चर को बनने दिया जाएगा, उसी के बाद आप आगे ट्रेड कर सकते हो। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई यहाँ पे ये ब्रेक हुआ और ये लो है, तो जब ये अपसाइड ब्रेक हो गया है तो हम यहाँ पे भी तो डिमांड में काम कर सकते थे। नहीं करना है काम। मैंने आपको जस्ट अभी अभी समझाया कि डिस्प्लेसमेंट एक चीज़ है, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तब तक, तभी मैं बताता हूँ आपको, ये मार्किंग होती है ना, इसको सब लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन क्या है, ये जो कैंडल इसने अपना 50% के ऊपर क्लोजिंग दी है, बिल्कुल भी नहीं दी है, तभी मैं इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं मानता हूँ। यही फायदा है एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट को समझने का। हो सकता है आज तक आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट वाला आइडिया, बट मैंने बता दिया है। तो बेटर है अगर आप वो चीज़ फॉलो करेंगे। अगेन यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारे पास, अच्छे से क्लियरली हमें दिख रहा है। तो ये हाई है, ये हमारे पास लो है। यहाँ पे जब मार्केट दोबारा आया, इस एरिया पे आएगा, तो आप दोबारा ट्रेड ले सकते हो। मार्केट ने काम किया है, यहाँ तक गया है, काफ़ी है, काफ़ी है। हमें ना चीज़ें देखनी पड़ती है कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है। टारगेट्स के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि उस पे कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं।
टारगेट्स के लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो चलो ठीक है, यहाँ पे स्वीप हुआ, लेकिन अगर हम देखें तो ये जोन था यहाँ पे, और इस जोन को मार्केट ने यहाँ पे टच करके मूव दिया, आप यहाँ पे भी बाय कर सकते थे। अब ये जो जोन है, इस जोन पे हम वैसे क्यों ट्रेड नहीं करेंगे? रीज़न देखो, ये ब्रेक हो रहा है लो, तो हमारे पास जोन ये निकल के आता है ना, कि ये यहाँ पे कुछ भी ब्रेक नहीं हो रहा है। ये एक रेंज बना दी है, ये रेंज यहाँ पे टूटी है ऊपर, तो ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, उसके रीज़न फिर कुछ और है, कोई और कॉन्सेप्ट के थ्रू जा रहा है, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आप बोलोगे क्या फ़ायदा सप्लाई डिमांड ट्रेड करने का? देखो, हर कॉन्सेप्ट में आपको अलग तरीके दिखेंगे ट्रेड करने के। यहाँ पे आपको ये नहीं मिलता कि आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप यहाँ पे ट्रेड ले पाओगे, लेकिन ये ऑप्शन मिला ना कि आप इस वाली रेंज पे ट्रेड ले पाओगे, यहाँ पे जो जोन बनने वाला है यहाँ पे, या फिर जो मैंने ये बताया यहाँ पे, ये होगा ना, तो ये मिला ना आपको। अब आप जाओगे ऑर्डर ब्लॉक पे, तो ऑर्डर ब्लॉक पे आप जो ट्रेड करोगे, आप ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करोगे, आपको फिर ये नहीं मिलने वाला, ना ही ये वाली रेंज मिलने वाली, ना ही ये वाली ट्रेड मिलने वाली, नहीं मिलेगी। तो हर इसमें कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा चेंज करते रहोगे, आप एक सिंगल चीज़ को फॉलो करो, और उसमें कोई ट्रेड विन होगी, कोई लूज होगा, हर चीज़ का एक विन रेट है। सप्लाई डिमांड का हाईएस्ट विन रेट है, आप 60% ईजिली जा सकते हो। अगर आप अराउंड 6 मंथ से 1 ईयर की प्रैक्टिस इस चीज़ पे करते हो, तो 60% का विन रेट अचीव करना यहाँ पे बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोगों को समझना है अच्छे से। अ, देखो काफ़ी मतलब इतनी सारी चे ट्रेड करने के लिए मैं तो क्या ही बोलूँ। आप अगर थोड़ा-सा प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कितनी भतेरे चीज़ें यहाँ पे, पता नहीं 10 ट्रेड दिख रही है मेरे को अपने आँखों के आगे लेने के लिए, और ये एक कुछ भी नहीं है, खिचड़-पिचड़ सा चार्ट है, एकदम ऊपर-नीचे हो रहा है। मेरे को यहाँ पे 10 चीज़ें दिखाई दे रही है ट्रेड लेने के लिए। देखो सिंपल चीज़ है, आप कब समझोगे वो डिपेंड करता है। यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे, मार्केट यहाँ तक नीचे गया है। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो ही में हमें वो इम्बैलेंस देखने को मिल ही नहीं रहा है। तो सिंपल चीज़ है, हमने जितना चार्ट को ऐसे कंप्रेस कर दिया है, जितना हमने, ये देखो ना, इतना ओपन होना चाहिए चार्ट आपका कम से कम। अरे ऐसे ऐसा होना चाहिए चार्ट। हम कितना इसको कंप्रेस कर रहे हैं चार्ट को, हमें क्लियरली समझ आते हैं, हमारा टाइम फ्रेम ही नहीं है। 4 आवर का टाइम फ्रेम होना चाहिए था। तो अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आ जाते हैं, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये जो यहाँ पे आप बड़ी बड़ी कैंडल्स के बीच में पुल बैक्स देख रहे हो, पुल बैक गायब हो जाएगी, आपको यहाँ पे इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। तो एक इम्बैलेंस है, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। क्या इसने कोई स्ट्रक्चर को ब्रेक करा है? ऑब्वियसली इसने यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक करा है डाउन साइड, और हाई साइड में इसने स्ट्रक्चर ब्रेक करा है। अब क्वेश्चन आता है क्या इम्बैलेंस हुआ है, क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, क्लियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो ये एक वीक सप्लाई जोन है। क्या है, यहाँ पे हम उल्टा ट्रेड कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप यहाँ पे फिर उल्टा ट्रेड कर सकते हैं। तो उल्टा ट्रेड करना है तो आपको ये एरिया निकल के आएगा आपका डिमांड जोन। तो यहाँ पे जब मार्केट आया तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, और ये सेम वही चीज़ है जो भी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। चार्ट सिंपल है। अब आप बोलोगे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, एंट्री कैसे लेना है, जानना है तो कमेंट कर दो, स्टॉप लॉस, एंट्री, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि सिंगल वीडियो में इतनी सारी चीज़ कवर कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, आप समझ सकते हैं। तो आप कमेंट करोगे, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और गाइज एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। काफ़ी टाइम से मैं मेंटरशिप देते रहा हूँ, मेरे बैचेस चलते रहे हैं, और लास्ट मंथ भी मेरा एक बैच है जो अब ख़त्म होने को आ गया है काफ़ी। आगे एक लास्ट बैच होगा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मंथ है उसमें मैं स्टार्ट करूँगा, और ये लास्ट बैच रहने वाला है। इसके बाद मैं लाइफ में कभी मेंटरशिप प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ। काफ़ी लोगों को मैंने सिखाया, मेरी मेंटरशिप से अराउंड अराउंड 50% का, 40-50% का एक रेट निकल के आया है, जो लोग सक्सेस हुए ट्रेडिंग में, और जो आज मेरे को स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं, जो मुझे कहते हैं उनके फंडेड निकल गए, अकाउंट्स पास हो गए, विड्रॉज आ रहे हैं, जो ये सब इतना मेरा रहा, मैंने कोशिश बहुत करी, मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने ऐसी चीज़ें सिखाई है, साइकोलॉजी पे काम करवाया है। बट द रीज़न इज़ कि अब मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे और भी बिजनेसेस है। जैसा मैंने आपको बताया, मैं ट्रेडिंग बहुत कम करता हूँ, ट्रेडिंग के भरोसे भी नहीं रहता, मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ पैसा अपना, और अब मैं बाकी बिजनेसेस पे काम कर रहा हूँ। तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है मेंटरशिप लेने का भी, मैं 1 घंटा वो मेंटरशिप में भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो पता नहीं आगे क्या रहेगा, कैसे रहेगा। कोशिश मैं करता हूँ कि यूट्यूब वीडियोज़ में सब कुछ प्रोवाइड कर दूँ, बट मेरा प्रीवियस चैनल भी था, वहाँ भी मैं काफ़ी ओपन होकर चीज़ें शेयर करता था, किसी के भी बारे में कुछ भी बोल दे रहा था, और आपका फ़ायदा देख रहा था। बट वहाँ पे मेरे को स्ट्राइक आ गया, उस चैनल पे स्ट्राइक आ गया, आएगा ही।
मेरे कहीं ना कहीं वॉयलेशन जो हम समझ सकते हैं हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी भाई, या फिर कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि मैं कुछ ऐसा शेयर करूँ। तो सब कुछ यहाँ पे बता पाना मुश्किल होता है जो मैं मेंटरशिप में शेयर कर देता हूँ। बट आगे मैं मेंटरशिप नहीं रखूँगा, ये लास्ट बैच रहेगा मेरा, तो जो भी चाहे जॉइन करना चाहता है भाई अभी आप जॉइन कर लेना लास्ट बैच को। और डिटेल्स और आपको व्हाट्सएप नंबर मुझे मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना जिसको भी जॉइन करना है रिगार्डिंग द फीस एंड समथिंग, आपको वहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। लास्ट बैच रहेगा, पूरी कोशिश करूँगा इसमें भी सबको अच्छे से कुछ चीज़ें सिखाऊँ, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। पर मेंटरशिप तो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा मैं। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन इस चीज़ के लिए। अब हम एक काम करते हैं, इसको ये जो मैंने आपको भी समझाया इसको हम कमोडिटी यानी गोल्ड पे जाके समझते हैं, उसके बाद हम क्रिप्टो पे समझेंगे, उसके बाद हम स्टॉक पे समझेंगे। ठीक है, चलो गोल्ड पे समझते हैं इसको। सो गोल्ड में क्या होता है कि वॉलीटिलिटी और थोड़ा सा मतलब वॉल्यूम, ये सब आपको लिक्विडिटी सब कुछ एक नॉर्मल फॉरेक्स फेयर के मुकाबले हाई देखने को मिलता है, लिक्विडिटी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप जोन के मार्किंग करोगे तो वो कभी कभार स्वीप हो सकते हैं, हमेशा नहीं बट कभी कभार, क्योंकि हाई लिक्विडिटी हाई वॉल्यूम सब कुछ हाई है तो एक आधा स्पाइक आने का चांसेस रहता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे इसमें भी सेम चीज़ अगर देखें, यहीं पे हमारे पास इतने सारे सप्लाई डिमांड जोन पे ट्रेड्स बनते हैं। जैसे ही हमारा प्रीवियस लो ब्रेक होता है यहाँ पे, जब भी हमारा कोई लो ब्रेक होता है तो हमें ध्यान रखना है कि उसका जो हाई रहेगा वो हमारा एक सप्लाई एरिया बनता है, या फिर जब भी कोई हाई ब्रेक होता है तो उसका जो बिल्कुल वहाँ पे जो लो निकल के आता है वो हमारा डिमांड बनता है। ये था, ठीक है। इसके बाद हमें क्या दिखता है कि यहाँ पे ये वाला जो एक मूव है यहाँ से लेके यहाँ तक गया मार्केट, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। जब भी कहीं पहले हाई ब्रेक हो फिर लो ब्रेक हो, पहले हाई ब्रेक हो, बेशक डिस्प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, फिर लो ब्रेक हो, तो इस केस में भी हमारा जो एक हाई का ये जो एरिया निकल के आता है एक हमारे इंपॉर्टेंट एरिया में काउंट होता है। तो ये दोनों के दोनों जो जोन है ये इंपॉर्टेंट जोन्स है। इसके बाद जब हमारा ये ब्रेक होता है, ये वाला एक लो था मार्केट में, कहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो इस वाले ब्रेक के साथ हाई कहाँ पे है, ये रहा यहाँ पे हाई है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एक पार्ट रहता है। ठीक है, तो ये जो जोन्स हमारे पास आ गए, ये सप्लाई जोन्स हमारे पास आ चुके हैं इम्पोर्टेंट। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो एक बड़ा वाला स्विंग था ये हाई और ये एक लो, इस तक में इसमें जो हमारा एक सप्लाई बन रहा था यहाँ पे बन रहा था, और जो हमने दूसरा मार्क किया वो भी इसी में कहीं पे निकल के आता है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, ओवरलैप हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ये वाला इंपॉर्टेंट जोन में काउंट ऑलरेडी होगा ही होगा, क्योंकि ओवरलैप तो हो ही रहा है। इससे प्रीवियस स्वीप भी किया है, लो भी बनाया है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे एक रेंज टूटते हुए दिखाई दे रही है, यहाँ पे फिर भी वो चीज़ नहीं दिख रही है, यहाँ पे आपको रेंज टूटते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक पूरा का पूरा एक सिंगल आप फॉल लेके जा सकते हैं। इम्बैलेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे मार्केट उठता भी है, डबल इम्बैलेंस आपको देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट जोन है, आगे मार्केट यहाँ पे आके इतना बड़ा मूव देता है। सेम अगर हम इस एरिया में देखें, यहाँ पे भी हमारे पास ये जो पार्ट है मार्केट यहाँ तक आया है, ये भी हमारा उतना सप्लाई में नहीं था बट आया ज़रूर है जितना पॉसिबल था। हमारे पास और भी लेवल्स है, जैसे कि ये ब्रेक होते दिखाई देता है। तो जब ये ब्रेक हुआ, ठीक है, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये अगर टेस्टेड नहीं है तो ये अच्छा काम करेगा, अगर ये टेस्टेड होता तो ये अच्छा काम नहीं करता। मतलब अगर ये नीचे आके इसको टच करके जा रहा होता तो यहाँ पे ये काम नहीं करता, बट क्योंकि ये टेस्टेड नहीं, ये फ्रेश है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये आगे काम करेगा। मतलब इतने सारे वेज ऑफ ट्रेडिंग है कि आप खुद सोचो, बस जो मैंने बताया उस चीज़ को फॉलो अगर आप करते हो तो आपको क्लियरली चीज़ें दिखाई देगी, आपको समझ आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ट्रेडिंग इज़ वेरी इजी भाई, आप कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो, आप सप्लाई डिमांड यूज़ करते हो, आप प्राइस एक्शन यूज़ करते हो, आप कोई सी वेब थ्री यूज़ करते हो, आप एसएमसी आईसीटी आप कुछ भी यूज़ करते हो, सब कुछ सही है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, सबसे प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है। साथ ही साथ आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो, जैसे कि एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, कोई भी चार्ट पैटर्न्स हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, आप उस पे भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। बट डिफरेंस क्या है, जो नहीं हो पाता है प्रॉफिटेबल, वो सोचता है कि क्योंकि कॉन्सेप्ट वीक है या कुछ तो ऐसा है, वो उसको रह गया है, उसको समझ नहीं आ रहा है, उसको एक्स्ट्रा सीखने की ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। बट रियलिटी ये है कि अगर आप सिंपल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी फॉलो करते हो, लेकिन
कंटिन्यू उस पे ट्रेड करते हो, एक एक्सपीरियंस बिल्डअप करते हो लॉन्ग टर्म तक, तो आपको ये समझ में आने लग जाता है कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, जिसको आप इम्प्रूव करते हो, तो आप एक एक्सपीरियंस बिल्डअप करते हो, और एक्सपीरियंस बिल्ड होने से आप प्रॉफिटेबल बनते हो। इसकी जगह आप क्या सोचते हो कि मैं क्या करता हूँ, नए-नए कॉन्सेप्ट के साइड जाता हूँ, कुछ और सीखूँगा, फिर वो भी काम नहीं करता तो नहीं यार ये तो नहीं है, कोई और यूट्यूबर को जाके देखता हूँ, कोई स्ट्रैटेजी दिखा दे, कोई ऐसा चीज़ आपको बता दे जो शायद काम करती होगी, फिर आप वो सीखते हो। कुछ टाइम उसमें आपको रिज़ल्ट दिखता है, उसके बाद वो भी रिज़ल्ट देना बंद कर देता है। तो ये जो तरीका है ना, यही है जिसमें सबसे ज़्यादा लॉसेस हो रहा है, जिसमें आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि चार्ट पे जब आप टाइम स्पेंड करते हो, तो आप जितने सिंपल चीज़ें भी यूज़ करोगे, आप उससे भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। यू डोंट नीड टू लाइक फॉलो एवरीथिंग। जितना आप ज़्यादा चीज़ें यूज़ करोगे, द मोर नॉलेज आप इसमें लोगे, द हायर इज़ द चांसेस ऑफ लूजिंग योर मनी। भाई सिंपल चीज़ है, हमेशा ज़्यादा नॉलेज नहीं लेनी है, कम नॉलेज लो, छोटे-छोटे टॉपिक्स पे काम करो, और डिसिप्लिन रहो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, तो आप प्रॉफिटेबल होते हो। मेरा जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट है मेरे टारगेट माउंटेन में सिर्फ उस पे काम करता हूँ, उसमें हम 0.7 के आसपास एक ट्रेड लेते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, मेरा अलग स्ट्रेटजी है, वो मैं अभी तक अपने चैनल पे पोस्ट किया नहीं हूँ, आगे मैं करूँगा ऑब्वियसली। स्टूडेंट्स को मैं अपने सिखा चुका हूँ, जो भी जिन मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट है, मैं उस पर काम करता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता, मैं एस एम सी आई सी टी भी यूज़ नहीं करता। ऐसा नहीं कि एस एम सी आई सी टी काम नहीं करता, मैं ऑब्वियसली सिखा रहा हूँ, एस एम सी आई सी टी वर्क करता है। मेरे कितने स्टूडेंट हैं जो एस एम सी आई सी टी प्रॉफिटेबल हुए हैं, बट डिपेंड करता है, उन्होंने भी उसमें कुछ चीज़ें चूज़ करी है, जो समझ आ गया उसी पे काम कर रहे हैं। अब आप क्या करोगे, आप 10-10 चीज़ें यूज़ करोगे तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं होगे। जैसा मैंने आपको सप्लाई डिमांड बताया अभी, सिंपल सी चीज़ है, ये एक यहाँ पे आपको इस तरीके से लेना है। मार्केट क्या करता है, स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, मेजर स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक, ये दोनों एक साथ यहाँ ब्रेक हो रहे हैं, दोनों के दोनों। ये आपका इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ से इम्बैलेंस देखने को मिला है आपको। ये आपका ये जो जोन है ना, पूरा का पूरा एक क्या है, ये पूरा एक सप्लाई जोन है, और यहाँ पे ये जितने एरिया आ रहा है, ये क्या है, पूरा का पूरा एक डिमांड जोन है। सिंपल सी चीज़ है, मार्केट यहाँ से नीचे आता है, वापस ऊपर आता है, मार्केट फॉल कर जाता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि हम इसको मार्क कैसे करेंगे, क्योंकि वो लेवल देखो, बिल्कुल आपको मैंने जो बताया वही काम करना है यहाँ पे भी। ये एरिया था पूरा का पूरा, इसने इसको टच किया, मार्केट फॉल कर गया, सिंपल चीज़ है। अच्छी सप्लाई होगी, स्ट्रक्चर पीछे ब्रेक हुए होंगे, ये देखो मेजर स्ट्रक्चर जो मैं बोल रहा था ना, ये है मेजर स्ट्रक्चर, ये ब्रेक हुआ है। जब मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे हैं, यहाँ से आपको इम्बैलेंस, ऑर्डर इम्बैलेंस देखने को मिलता है, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। ये ऊपर वाली भी इंपॉर्टेंट रहेगी, बट आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो इतना बड़ा गैप रहा है ना, इसके पीछे कुछ तो रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट उठा भी यही इसकी तरह ऐसा ही है, बड़ी कैंडल से यहाँ पे इसको तोड़ा भी बड़ी कैंडल से। ये जो जोन है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, और जो ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये रिस्पॉन्सिबल ये भी हो सकता है इसको यहाँ से फॉल कराने के लिए, क्योंकि जब इसको यहाँ से मार्केट उठता है, फिर इसको ब्रेक करने के लिए भी इतना वो लेवल लगता है, तो यहाँ से मार्केट आगे भी इसी तरीके से काम करते दिखाई दे सकता है। कभी कभार खुद के लॉजिक लगाओ, हर जगह अगर आप एकदम कॉन्सेप्ट के तरीके से देखोगे, आपको नहीं मिलेगी ट्रेड्स, फिर आपको फोमो होने लग जाएगा, आप गलत ट्रेड में घुसोगे, फिर आपको रिवेंज ट्रेडिंग करने का मतलब, आप इसी तरीके से कैपिटल वाइप आउट करोगे। मैं क्या करता हूँ, मैं लॉजिकली जाता हूँ, मेरे को जैसे चार्ट समझ आता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैं स्ट्रक्चर ही फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन ऑर्डर फाइंडिंग द अदर ऑर्डर ब्लॉक और ट्रेड, तब भी मैं कुछ और फॉलो कर रहा हूँ। और सिंपली मैं ऐसी चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं रिटर्न नहीं है, कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो काम कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस आ चुका है, कहीं ना कहीं हम जब स्ट्रक्चर को बार बार देख रहे हैं सालों से, तो हमें समझ आता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है। तो वो चीज़ कब आएगी, जब आप चार्ट पे टाइम स्पेंड करोगे। सिंपल है, आई डोंट नो भाई कि आप लोगों का क्या सीन है, हो सकता है कोई जॉब कर रहा है, हो सकता है कोई किसी का टाइम नहीं, कोई स्टूडेंट है, आपको स्टिल 2 घंटा 3 घंटा निकालना ही पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है। जितना आप टाइम चार्ट पे बैठोगे, आप कैंडल्स को बनते देखोगे, आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके कैंडल्स को देखो, 5 मिनट पे देखो, तो आप जितना ही देखोगे उससे आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप होगा। मैं आपको जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ। अगर मैं चाहता, मैं आपको ऐसा बता सकता था कि बस भाई ये सीखो, इससे ये होता है, इसका विन रेट इतना है, ये स्ट्रेटेजी आप मेरे से ले लो। कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। आपको आखिर में अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, यही एक तरीका है। आप किसी भी यूट्यूबर पे जाओ जो क्लेम करते हैं, 99% ऑफ यूट्यूबर्स आज की डेट में फेक पीएनएल दिखाते हैं। 90
से ज़्यादा परसेंट ऑफ जो ट्रेडर है लाइव ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों का अकाउंट फेक होता है। मेरे को पता नहीं कितने ब्रोकर्स ये कहते हैं कि भाई आप हमारा अकाउंट यूज़ करो, भाई हम आपको ऐसा अकाउंट देके जो रियल दिखेगा लेकिन उसमें पैसा डेमो होगा। ये मेरे को पर्सनली आते हैं। अब आप बोलोगे कि इतना छोटा सा चैनल है, आज ही छोटा है चैनल। मेरे पास एक और चैनल है, इससे पहले भी मैं एक चैनल था जहाँ पे मैं 10,000 के आसपास पहुँच गया था सब्सक्राइबर्स, जिस पे स्ट्राइक लगी। तो मेरे पास काफ़ी लोग आए हैं ये चीज़ करने में, यूट्यूबर्स से कांटेक्ट हुआ है, कोलैब करने के कांटेक्ट हुए जिसमें बड़े बड़े नेम्स है जिनके साथ मैं कोलैब करने वाला था, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट शेयर किया कि वो लोग करते क्या है। और पूरी कम्युनिटी मिल बांट के काम कर रही है, सब मिल बांट के ये चीज़ कर रहे हैं, फेक पीएनएल दिखाने वाला सबसे बड़ा। अब लोग बोलते हैं कोर्सेज बेचने वाला नहीं भाई, सच है ही नहीं ये चीज़। जो तो आपको कोर्स बेच रहा है ना वो इशू नहीं है, इशू कुछ और है। वो कोर्स से नहीं कमा रहे पैसा, जिससे कोर्सेज से 10 गुना ज़्यादा पैसा बनता है जब आप रेफरल अकाउंट खोलते हो। उनके लिंक्स जो देते हैं ब्रोकर वाले, आप जब वो खोलते हो, आप ट्रेड लेते हो, जब आप स्कैल्पिंग करते हो, आप अपना पैसा गवाते हो, उसमें ज़्यादा पैसा बनता है। तभी वो लोग आपको स्कैल्पिंग प्रमोट करते हैं। मेरे को कभी आप देखना, मेरा जितना मैं सिखा रहा हूँ अभी तक आवरली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, मैं आवरली से नीचे नहीं जाता। स्कैल्पिंग 99.999% जो लोग हैं, ये 3 मैंने लगाए हैं, प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते कभी भी स्कैल्पिंग में। ये रियलिटी है। ये 0.0001% लोग स्कैल्पिंग में प्रॉफिटेबल होते हैं। तो क्यों आप ये रिस्क लेना चाहते हो? वो लोग हो गए जो कुछ माइंडसेट ऐसा है, कुछ बैकग्राउंड ऐसा है उनका, फैमिली का, बचपन से उन्होंने चीज़ें सीखी कुछ कहीं ना कहीं से, जिस वजह से वो कर पा रहे स्कैल्पिंग। वरना ह्यूमन इमोशंस आर नॉट डिजाइंड टू लाइक डू स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग बनी है किसके लिए? HFTs के लिए बनी है स्कैल्पिंग। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग जो करते हैं, एल्गोरिथम ट्रेडिंग्स होती है, इंडिकेटर बेस्ड कुछ होता है, तो वो लोग स्कैल्पिंग में प्रॉफिटेबल होते हैं। ह्यूमन इमोशंस हम नहीं कर पाते मैनेज, वी कांट डू स्कैल्पिंग यार। दैट इज वाई द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर ट्रेडिंग इज 1 आवर टाइम फ्रेम। आई एम ऑलवेज ट्रेडिंग 1 आवर 4 आवर, मैं इससे ऊपर या नीचे नहीं जाता। तो ये आपको भी समझना पड़ेगा, इस बात को समझो। अगर आप चाहते हो, मैं आपको आपके भले के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप चाहे तो आप कर सकते हैं भाई छोटे टाइम फ्रेम पे। बेटर है, प्रॉफिटेबल होना है, बिगर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करो। ये मैं आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूँ जो शायद आपको कोई शेयर नहीं करेगा। लोग आएगा आपको कॉन्सेप्ट सिखा के चले जाएंगे वीडियो में, लेकिन जो मेन साइकोलॉजी है वो कोई नहीं बताने वाला। यहाँ से मार्केट नीचे जाते हुए दिखाई देता है आपको, रीजन देखो, सिंपल चीज़ है। हाई ब्रेक होता है, देन ये लो ब्रेक होता है, ठीक है। अ, यहाँ पे गैप है, ऊपर जाता है मार्केट, देन लो ब्रेक होता है यहाँ पे। तो ये वाला एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का, ये हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इसके नीचे मार्केट आया है यहाँ पे, लेकिन आपको टेस्टेड वाला सीन, एक सेकंड टेस्टेड देखने को मिला है। तो यहाँ पे ये जो है ये टेस्टेड है। अब आप समझो ध्यान से, ये एक सप्लाई है, ये ब्रेक होता है, मार्केट वापस आता है। आप यहाँ पे ट्रेड करना था आपको, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे आपको ट्रेड करना था, मार्केट नीचे गया, क्यों? अभी जब इस टच हो चुका है तो ये टेस्टेड बन चुका है। अब टेस्टेड में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर स्वीप होता है इस तरीके का तब आप ट्रेड करते हो तो बेटर है, वरना आप ट्रेड मत करना इस पे। तो ये स्वीप हुआ है, यहाँ पे आपको बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। मैंने वहाँ पे लिखा है अगर स्वीप्स हो रहे हैं देन मार्केट में एक पॉसिबिलिटी है टू गिव अ बिग मूव। सिंपल चीज़ है, सिंपल है भाई। मैं तो कोई इतना परफेक्ट जोन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ही कैंडल उठाई एक छोटी सी इसी का एरिया मैंने मार क्या नहीं कर रहा भाई। मैं कह रहा हूँ भाई, ट्रेड करने के तरीके ही ऐसे होते हैं। आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, आपको इतना बड़ा अपना एसएल रखना पड़ेगा, 1:2 का टारगेट लेना पड़ेगा, बस खत्म काम। इस तरीके से ट्रेड किया जाता है। बिल्कुल आप सोचते हो ऐसा कोई लेवल मिल जाए, ये मिल जाए मेरे को, अरे यार ये सब सब फालतू है। ये सब का सब एक ट्रैप है देखा जाए। जो ये लोग बोल रहे हैं 115 120 1213 इनफ है, मैक्सिमम 15 अगर जाते हो, 15 से ऊपर चले गए ना तो फालतू ही है आपके लिए। कभी आपका फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं चलने वाला। मैं कह रहा हूँ, आपको एक्सपीरियंस कह रहा है, 1 महीना 2 महीना 4 महीना प्रॉफिटेबल हो जाओगे, हमेशा नहीं रह पाओगे। 1:2 1:3 पर जाओ भाई, बहुत है। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो अब एक काम करते हैं,
क्रिप्टो पे देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद स्टॉक पे देखेंगे। सो बीटीसी काफ़ी अच्छा मैनेज रहता है। इसका रीज़न रहता है कि बीटीसी 24/7 चलता है, तो इसका मैनेजमेंट अच्छा है। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको सडन कोई ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिलता है जो मार्केट को ख़राब करे, एक्सेप्ट न्यूज़। तो यहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी सही है देखा जाए। बीटीसी पे आपको जोन पे अगर आप ट्रेड करते हो तो वो अच्छा रहेगा। स्वीप होने के चांसेस कम है अगर न्यूज़ नहीं आती है, कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं देखने को मिलता है जो कि मतलब मार्केट को थोड़ा सा एक अलग मूव देता है। बाकी बीटीसी में आपको दो ही चीज़ दिखाई देती देगी, या फिर ऐसा शॉर्ट वॉल्यूम रहेगा, या फिर ठीक ठाक मार्केट वर्क करते हुए दिखाई देगा। और ये जो चीज़ होती है कभी कभार होती है। वैसे अगर आप देखो बीटीसी हमेशा एक अच्छा मूव दिखाता है। तो बीटीसी में सप्लाई डिमांड अच्छा काम करेगा, क्योंकि इतना वॉल्यूम भी नहीं है इसका जितना फॉरेक्स मार्केट का है। ऊपर से चलता 24/7 है, तो ये एक फ़ायदा है क्रिप्टो पे ट्रेड करने का। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें बड़े ध्यान से चीज़ों को समझना है। जैसे कि ये जोन है, जोन टूट रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो जब ये टूट रहा है यहाँ पे, तो आपका जो लो है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका जो डिमांड है वो ये रहा। डिमांड को छू के मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसे केस में जाएगा ऊपर। यहाँ पे आप सोचोगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट था, इसको छू के मार्केट ऊपर गया है, बट इसका यहाँ पे ट्रेड करने के लिए हमारे पास फिर कोई और रीज़न होना चाहिए। ये सप्लाई डिमांड का फ्रेश एंड टेस्टेड के हिसाब से ये लॉजिक काम नहीं करता है। आगे अगर हम ध्यान से देखें तो सेम चीज़ है। ये हाई है ऊपर, ये लो है, ये ब्रेक हुआ था यहाँ पे, ये आपका डिमांड है। आगे इस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है जिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। अब बीटीसी पे तो बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिलता है। बीटीसी एक बढ़िया अच्छा खासा एक आपको मूव देता है ऐसे ऐसी सिचुएशन में। तो बीटीसी ठीक है। आपको एक बार इसमें दिखाता हूँ क्या होता है फ्रेश और टेस्टेड वाला सीन। जैसे सपोज ये है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका एक सप्लाई है, अच्छी सप्लाई है। मार्केट क्या करता है यहाँ पे, इसको हिट कर देता है, एक बार टच कर देता है। और इससे पहले मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर माइनर से ब्रेक किया था इधर पे, ठीक है। तो ये एक टेस्टेड हो गया। तो जब ये टेस्टेड हो गया तो आगे क्या होगा, मार्केट इसको टच भी करेगा बाई चांस, जैसे यहाँ पे किया है। तो वो काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे जैसे फेल होगी, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी ऐसे केस में, ठीक है। सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमेशा जो टेस्टेड होगा वो फेल हो जाएगा। और ये देखो ये एक टेस्टेड है, तो यहाँ पे काम किया है, फेल तो नहीं हुआ है। इसका रीज़न क्या है, स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखो जिस तरीके का बना है, इसने कहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर किया ही नहीं है। इसने लो ब्रेक किया ही नहीं, लो तो ब्रेक हुआ ही नहीं है। तो इवन आपको बताया था, अगर बिना कुछ ब्रेक हुए मार्केट ऊपर आता है, इसको टच करता है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। जो चीज़ें मैंने बताई उन पे गौर करो भाई, उनको ध्यान से समझो, मार्केट वैसा ही वर्क करेगा। इम्बैलेंसेस, ये सारे के सारे ऑर्डर इम्बैलेंस है। मार्केट के ऊपर आने का रीज़न ये है कि ये जो ऑर्डर इम्बैलेंसेस है इसको मार्केट फुलफिल करेगा, करना ज़रूरी है। ये सारे इम्बैलेंसेस जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर मैं चाहूँ तो पता नहीं कितना कुछ एक सिंगल वीडियो में डाल सकता हूँ, बट उसका फ़ायदा नहीं है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही ठीक रहता है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो मल्टीपल चीज़ें डालने का फ़ायदा नहीं, जैसे मतलब और भी कॉन्सेप्ट्स और भी चीज़ें जहाँ मेरे को हर जगह ट्रेड दिखाई देती है, मेरे को हर एक जगह ट्रेड दिखती है। तभी मैं क्या करता हूँ, कम पेयर पे ट्रेड करता हूँ, लेकिन मेरे को काफ़ी ट्रेड्स मिल जाती है। एक मंथ में मैं कम से कम 30-40 ट्रेड्स मेरे को मिलती है वाली टाइम फ्रेम पे मैं चाहूँ तो यही सेम चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये हाई ब्रेक होता है, ये लो इम्पोर्टेंट है, मार्केट इसको फेल करते हुए नीचे जाता है। हमेशा ऐसा हो सकता है, हमेशा मार्केट काम नहीं करेगा, फेलियर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये कोई दिखाता नहीं है पर बट मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि फेलियर्स मार्केट में आएंगे हमेशा। ये देखो ये अच्छा खासा काम कर रहा है, एक सप्लाई, ये आपका डिमांड जोन है यहाँ पे, ये अच्छा खासा काम कर रहा है, ठीक है। क्यों, इसने इसको ब्रेक करा था, ये यहाँ पे लो है, और इसने इसको भी ब्रेक किया था। जब भी रेंज होती है ना ब्रेक वाला, और भी इम्पोर्ट दोनों साइड की रेंज ब्रेक हो जाती है और भी बढ़िया रहता है ये वाला। अच्छा मूव देखने को मिला है यहाँ पे। ये है सिंपल तरीके ट्रेड करने के।
इस तरीके से ट्रेडिंग करोगे, इस तरह से सप्लाई डिमांड का इस्तेमाल करोगे, इस तरह से फ्रेश एंड टेस्टेड आप यूज़ करोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, अच्छा विन रेट देखने को मिलेगा। बस पेशेंस और डिसिप्लिन आपको नहीं तोड़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने बैचेस में, अपने मेंटरशिप में भी लोगों को सिखा रहा हूँ। बहुत सिंपल रहता है, इतना कुछ बहुत नहीं रहता है, बट जो वैल्यू वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट इज़ साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी को डेवलप करना बहुत बड़ा काम है। तो अगर आप मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और लास्ट बैच है भाई, लास्ट बैच में कोई भी मौका मत छोड़ना, अगर जो भी कुछ कर सकता है भाई ज्वाइन कर लो। इसके बाद शायद मैं मेंटरशिप दोबारा कभी दे नहीं पाऊँगा। सो अब लास्ट चलते हैं हम स्टॉक पे। इसके बाद स्टॉक्स पे समझना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी लोग स्टॉक पे ट्रेड करते हैं, तो एक बार स्टॉक पे भी देख लो आप कि क्या रहता है, क्योंकि वहाँ पे गैप के सीन होते हैं, तो गैप को कैसे सप्लाई डिमांड में यूज़ करना है तो वो मैं आपको भी सिखाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला भी, इसको बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि नॉर्मल तरीके से हम ट्रेड नहीं करते हैं गैप में, सप्लाई डिमांड में, ठीक है। चलो स्टॉक में चलते हैं और स्टॉक को समझते हैं। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो, लाइक कर दो, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर डाल दो भाई प्लीज़, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट। चलो चलते हैं और स्टॉक को समझते हैं। सो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि काफ़ी सारे गैप्स होते हैं। गैप्स की वजह से आपका जो सप्लाई डिमांड होता है वहाँ पे आपको थोड़ी कुछ चीज़ें को प्लस माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो गैप का मैं आपको कुछ बता देता हूँ एक बार। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक हाई ब्रेक होता है लो ब्रेक होता है यहाँ पे, दोनों चीज़ें होती है। इसके बाद हमारे पास जो लेवल निकल के आता है, ये निकल के आता है, हम मार्केट इसको फेल करते हुए दिखाई देता है। पहली चीज़, स्टॉक मार्केट में फेलियर्स आ सकते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट में फेलियर क्यों आ सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वहाँ पे अ, अलग चीज़ें काम करती है। मतलब अगर यहाँ पे किसी ने सेल करा है तो यहाँ पे वो एग्जिट ले लेगा, तो यहाँ पे जो ऑर्डर्स है वो कम बचेंगे। अब बीच में क्या हो गया कि एक तो गैप आ गया, यानी एक दिन खत्म हो चुका था यहाँ पे। अब एक दिन जब खत्म हो जाता है, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है, ऑर्डर्स वीक हो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ तक मार्केट जाता है, नीचे तक। उसका मार्केट यहाँ पे एक और गैप आ जाता है, जब एक और गैप आ जाएगा ये ऑर्डर और वीक हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर ज़्यादा गैप्स आ जाते हैं, ज़्यादा डेज निकल जाते हैं, तो जो पुराने बने हुए सप्लाई डिमांड जोन होते हैं वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। सिंगल डे पे बने हुए जो जोन हो गए वो सिंगल डे पे काम करेंगे, ठीक है। लेकिन जो गैप्स आ जाएगा जहाँ पे, वहाँ पे आपको वीक चीज़ें दिखाई देगी। देखो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे बाय, ठीक है, ब्रेक होता है, स्ट्रक्चर भी अच्छे से, मार्केट ऊपर यहाँ तक जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक आपका यहाँ पे एक डिमांड जोन है। मार्केट क्या करता है, डिमांड को टच करके ऊपर निकलता है। ये क्यों काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसके बीच में कितना ही गैप है, गैप है ही नहीं कहीं पे भी। डेज आ रहे हैं लेकिन गैप्स नहीं आ रहे। जितने बड़े बड़े गैप्स आएंगे उतना वीक होता है। गैप के बाद क्या होता है, साइकोलॉजी चेंज होती है, काफ़ी लोग डर के निकल जाते हैं कि बड़ा गैप देख के, काफ़ी लोग और एंट्री ले लेते हैं। यहाँ गैप नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो यहाँ पे जोन काम कर रहा है, मार्केट यहाँ तक जा रही है। कोशिश क्या करनी है, आपको गैप्स नहीं दिखने चाहिए। स्टॉक मार्केट में आप जब भी ट्रेड करते हो तो आपको ये गैप्स कम दिखने चाहिए। गैप ज़्यादा दिखेगा तो आपके लेवल फेल हो गए, जैसे यहाँ पे ये लेवल फेल हो गया, एक गैप ये था, एक यहाँ पे था गैप कुछ सीन। तो ये चीज़ आपको कम करनी है। आपके कौन कौन से जोन किस टाइम यहाँ पे काम करेगा जहाँ पे गैप कम हो गए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक छोटा गैप है, ठीक है, लेवल ब्रेक हो रहा है, लेकिन ये कितना टाइम लग रहा है, एक दिन दूसरे दिन, मतलब एक दिन का सिर्फ सीन है, एक ही दिन का सीन है पूरा का पूरा, मल्टीपल डेज नहीं आ रहे। तो यहाँ पे मार्केट इस जोन को काम करते दिखाई दे रहा है, आ रहा है मार्केट नीचे। तो आपको ये देखना है, ज़्यादा दिन नहीं होने चाहिए, ज़्यादा बड़े बड़े गैप्स नहीं होने चाहिए, पहली चीज़ तो ये है। सेकंड, कुछ केस में क्या होता है ना, आपको जो गैप होता है इसको आपको माइनस करना पड़ जाता है, यानी इतना जो ये पार्ट है, अगर ये पार्ट हटा दिया जाए यहाँ से, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में कितना था, ये इतना मूव है, ये जो नीचे का मूव बचा है इसको यहाँ पे ऐड कर लो। जब आप इसको ऐड कर लोगे ऊपर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लगाओगे अपना ये, तो आपको आखिर में अपनी एक डिमांड निकल के आ जाएगी। इसको अच्छे से मार्क करना है आपको प्रॉपरली। तो ये आपकी डिमांड आ गई यहाँ पे, यहाँ तक इतना एरिया डिमांड में आपके आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह जाता है, तो यहाँ से मार्केट अगेन आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये आपको एड ऑन्स करना पड़ता है। वो कुछ पार्ट है जो यहाँ का इतना पार्ट है, इसको यहाँ प्लस कर दो, गैप को हटा दो, ये भी आपको करना पड़ता है, बहुत बार ऐसा करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतना ये गैप है, तो इसको हम यहाँ से ऐसे ऊपर लगा देते हैं,
जितना ये यहाँ पे था। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे तो नीचे से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहा है। ये देखो, सबसे पहली चीज़ ये ध्यान देना ज़रूरी है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो ये यहाँ से हम मेजर करेंगे। तो यहाँ से जब हम मेजर करेंगे तो हमें क्या देखना है, ये जो गैप है इसको माइनस करना है खाली। माइनस कहाँ पे करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये पार्ट निकाल लो यहाँ से ऐसे। मैंने ये पार्ट अलग निकाल लिया। इसको मैं क्या करूँगा, ऊपर से माइनस कर दिया मैंने। तो अब जब मैं फिबोनाची अपना लगाऊंगा यहाँ से लेके, तो मैं स्टॉप तक नहीं लगाऊंगा, इसको जितना गैप था उसको माइनस करके यहाँ तक लगाऊंगा। जब मैं इसको ऐसे लगाऊंगा तो मेरे पास एक यहाँ पे जोन निकल के आएगा, ये वाला डिमांड जोन, जिससे मार्केट ने जस्ट टच करा है और मार्केट यहाँ से ऊपर निकला है। ठीक है, अगर हम इसको अच्छे से मार्किंग करेंगे सारी चीज़ें ना प्रॉपरली, तो एकदम फिट फिट टच हमें मिलेगा कहीं ना कहीं देखने को। तो अब हमारे पास ये टच देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं हल्का सा। तो ये इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, गैप्स को आपको माइनस करना पड़ता है। ये एक वे है ट्रेड करने का इंडिया मार्केट में। ही मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी जो मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, काफ़ी काम करती है चीज़। तो यही है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का तरीका, और मैंने आपको सारी मार्केट में बता दिया है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे और वीडियोस आपको मिलते रहे। और भाई जिसको जो भी क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं हर चीज़ का रिप्लाई देता हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।